ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व भाग 2 लेसन नंबर 2 घिसाई के हिसाब। अब पहले प्रस्तावना देखेंगे कि व्यापार धंधे में अलग अलग प्रकार की स्थायी दृश्य संपत्तियाँ होती है, जैसे कि यंत्र, फर्नीचर, मकान, वाहन, कंप्यूटर इत्यादि का अपने स्थिर संपत्तियों में समावेश करते हैं। प्रत्येक संपत्ति का अपना उपयोगी आयुष्य होता है। उपयोगी आयुष्य का मुख्य आधार संबंधित संपत्ति कितने समय के लिए उपयोग में ले सकते हैं उसके ऊपर है, कारण कि संपत्ति के उपयोग के कारण उसकी कार्यक्षमता में सतत कमी होती है। कुदरती या भौतिक परिबलों के कारण, समय व्यतीत होने के कारण या नई शोध खोज के कारण संपत्ति का उपयोगी आयुष्य घटता है। कितनी बार संपत्ति भौतिक तरह से अच्छी हालत में हो, परंतु अच्छी हालत में परंतु अधिक कार्यक्षमता नई संपत्ति अस्तित्व में आने से पुरानी संपत्ति का उपयोग खर्चीला बनता है। इस कारण की संपत्ति का आयुष्य मर्यादित बनता है। दर्शाए कोई भी कारण से संपत्ति की कार्यक्षमता सतत कम होती जाने से संपत्ति का उपयोगी मूल्य या उपयोगिता मूल्य में सतत और स्थायी कमी होती है। इसे घिसाई के रूप में जाना जाता है। अब घिसाई के अंदर जो भी धंधे के अंदर जो संपत्ति है, जमीन है, मकान है, प्लांट है, अपने ऐसा लगता नहीं है मानो कि कोई यंत्र खरीदा है। जब यंत्र खरीद के लाते हैं तो क्या होता है, उसकी झड़प भी अधिक होती है, पर जैसे जैसे उसका उपयोग तुम बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा, यंत्रों के अंदर की जो साधन सामग्री है उसमें कमजोरी आने लगती है। इसको घिसाई बोलते हैं। मकान में भी अपने मकान जो बनाते हैं तो मकान बनाए तब, और फिर बाद में 5 साल 10 साल के बाद देखो तो उसके अंदर क्या होता है, रंग खराब हो जाता है, या तो कुछ छत की ऊपर की जो परत है वो निकल जाती है, ढाबे के ऊपर कुछ होता है। इसलिए ये सबको क्या बोलते हैं, अपने घिसाई बोलते हैं। अब घिसाई का अर्थ, घिसाई की परिभाषा किसने दी है, कार्टर ने दी है कि संपत्ति की कीमत में किसी भी कारण से क्रमशः और स्थायी कमी हो तो उसे घिसाई कहते हैं। यानी संपत्ति की कीमत में कोई भी कारण से और स्थायी कमी के कारण स्थायी कमी हो तो उसे क्या कहते हैं, घिसाई कहते हैं। वो परिभाषा किसने दी, कार्टर्स ने। स्पाइसर और पिगल ने घिसाई की परिभाषा दी है कि घिसाई या दिए गए समय दौरान अमुक कारण से संपत्ति के असरकारक आयुष्य में कमी का मापन। अब दोनों परिभाषा जो दी है उसके ऊपर से संपत्ति की कीमत में स्थायी कमी को घिसाई कहते हैं। यानी संपत्ति की कीमत में स्थायी कमी को अपने घिसाई कहते हैं। अमुक वर्ष के अंत में संपत्ति निश्चित किए चौक्कस उपयोग या उद्देश्य के लिए बिन उपयोगी बन जाती है। घिसाई या समय से संबंधित खर्च है। घिसाई को अमौद्रिक राजस्व खर्च के रूप में लाभ हानि खाते उधार किया जाता है, और घिसाई संपत्ति की उपयोगी कीमत में कमी दर्शाता है, इसलिए उसे लाभ हानि खाते उधार किया जाता है। अपने मानो के मकान में घिसाई गिनी, हर प्रति वर्ष घिसाई गिन के रखते हैं, उसके लिए अलग दर्शा देते हैं। तो जो घिसाई की रकम निश्चित करते हैं तो मकान के ऊपर मानो के 5%, 1 लाख का मकान है, उसके ऊपर 5% घिसाई गिनो तो कितनी 5,000 आएगी। इस तरह से अपने घिसाई जो मकान की कीमत में से माइनस करने की, और लाभ हानि खाते के उधार में जो घिसाई अपने निश्चित की वो दर्शाएंगे। अब घिसाई के लक्षण। स्थायी संपत्ति, घिसाई धंधे की स्थायी दृश्य संपत्तियों पर गिनी जाती है। घिसाई हमेशा स्थिर संपत्तियों पर, स्थिर और दृश्य संपत्ति पर, ऐसी संपत्तियों को घिसाई पात्र संपत्तियां कहते हैं। इसके अलावा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसी अदृश्य संपत्तियों भी उनके निर्धारित आयुष्य के दौरान क्रमशः अपलिखित की जाती है। व्यवसाय की चालू या प्रवाही संपत्ति पर घिसाई नहीं गिनी जाती। यानी ध्यान रखना कि घिसाई हमेशा स्थिर और दृश्य संपत्ति पर गिनी जाती है। चालू या प्रवाही संपत्ति पर घिसाई गिनी जाएगी नहीं। माने के रोकड़ है, स्टॉक है कि देनदार, ये चालू संपत्तियां हैं। अब उसका उपयोगी मूल्य, घिसाई संपत्तियों की उपयोगिता मूल्य उपयोगी मूल्य में क्रमशः और स्थायी कमी दर्शाता है।
और तीसरा लक्षण है समय। घिसा या समय से संबंधित खर्च है। राजस्व खर्च। घिसाई को अमौद्रिक राजस्व खर्च के रूप में लाभ हानि खाते उधार किया जाता है। अपलिखित की गई रकम घिसाई या राजस्व खर्च होने के बावजूद भी वेतन और किराए की तरह रोकड़ में चुकाए जाने वाला खर्च नहीं है। अपने घिसाई दर्शा के रखते हैं पर उसकी रकम रोकड़ में चुकाई जाती नहीं है। संपत्ति का उपयोग। घिसाई समय के साथ साथ संपत्ति के उपयोग पर भी आधार रखती है। हिसाबी वर्ष के अंत में उसकी असर। कि हिसाबी वर्ष के अंत में स्थायी संपत्ति की कीमत में से घिसाई की रकम सामान्य रूप से अपलिखित की जाती है और घिसाई यह एक प्रकार का प्रावधान है, एक घिसाई के लक्षण है। अब अपने 4 नंबर का पॉइंट है घिसाई के प्रावधान की आवश्यकता या तो उद्देश्य। घिसाई व्यापार धंधे के अन्य खर्चों से एक अलग प्रकार का राजस्व खर्च है। घिसाई किराया, वेतन, मजदूरी इत्यादि जैसे खर्च की तरह संबंधित हिसाबी समय में वास्तव में रोकड़ में चुकाया खर्च नहीं है। संबंधित हिसाब समय अवधि में घिसाई का प्रावधान करते हिसाबों में समाविष्ट किया जाता है। अब घिसाई गिनने की आवश्यकता अर्थात उद्देश्य स्पष्ट करती है कि धंधे के खर्च के रूप में गिनना कि घिसाई संबंधित हिसाबी समय का राजस्व खर्च है और उसे रोकड़ में नहीं चुकाते हैं। दूसरा कि सही और योग्य लाभ हानि जानने के लिए वे धंधे का सही लाभ या हानि जानने के लिए घिसाई ध्यान में लेना आवश्यक है, इसलिए उसे लाभ हानि खाते उधार किया जाता है। फिर आर्थिक स्थिति जानने के लिए धंधे की यानी पक्की तलपट में धंधे की आर्थिक स्थिति दर्शाता है जिसमें धंधे की कुल संपत्तियों में से घिसाई पात्र संपत्ति को घिसाई घटाने के बाद की कीमत पर दर्शाई जाती है। संपत्ति को घिसाई बाद कीमत पर दर्शाने से पक्की तल पर संपत्ति की सही स्थिति प्रस्तुत कर सके, जिसके आधार पर समय धंधे की सही और योग्य परिस्थिति जान सकते हैं। और आगे जो चैप्टर 5 नंबर का आएगा जो वार्षिक हिसाब, उसके अंदर तुम लोग को ज़्यादा पता चलेगा कि आर्थिक चिट्ठा क्या है। आर्थिक चिट्ठा, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता समझोगे तब उसके अधिक समझ में आएगा। अब उत्पादन की सही लागत। कारखाने में उत्पादित हुआ माल या सेवा की लागत निश्चित करते समय उत्पादक को असर करने वाले अथवा उत्पादन से संबंधित तमाम खर्चों की गणना में लेना चाहिए। अन्य खर्चों की तरह उत्पादन के लिए उपयोग में ली जाती तमाम घिसाई पत्र संपत्ति की घिसाई लागत की गणना करते समय ध्यान में लेनी चाहिए। और वस्तु के सेवा की सही बिक्री कीमत निश्चित करनी। वस्तु के सेवा की बिक्री कीमत निश्चित करने के लिए कुल लागत निश्चित की जाती है जिसमें घिसाई का समावेश किया गया होता है। पूंजी बनाए रखने के लिए धंधे में जो विनियोजित पूंजी कुल पूंजी से बड़ी रकम स्थायी संपत्तियों में लगाई हुई होती है, ऐसी संपत्ति उसके उपयोगी आयुष्य के अंत में बिन उपयोगी सिद्ध होती है और उसके स्थान पर नई संपत्तियां खरीदने या बसाने के लिए पूंजी की आवश्यकता रहती है। ऐसी पूंजी धंधे में बनाए रखने से उद्देश्य से संपत्ति पर घिसाई का प्रावधान किया जाता है। कायदा की दृष्टि से व्यवस्थाओं का पालन करने में भी घिसाई की गणना और लेखा हिसाबों में किया जाता है। अब घिसाई को असर करने वाले परिबल। अब घिसाई को कौन कौन से परिबल असर करते हैं, तो उसमें पहला है कि संपत्ति का उपयोग। कोई भी स्थायी जो संपत्ति के उपयोग के कारण उसकी कार्यक्षमता घटती है। संपत्ति की कार्यक्षमता घटने से उसका उपयोगी आयुष्य और उपयोगिता मूल्य भी घटता है। वर्ष दौरान संपत्ति की कीमत में हुई कमी को अपने घिसाई की रकम दर्शाते हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर है समय का परिबल। कितनी ही संपत्तियों का आयुष्य निश्चित समय पूरा होने पर अपने आप पूरा हो जाता है। भाड़ा पट्टा की संपत्ति है, जैसे धंधे की कितनी
ही संपत्तियों का उपयोग आयुष्य की समय मर्यादा पहले से निश्चित की होती है। जैसे कि 5 वर्ष के भाड़े पट्टे पर रखे यंत्र। ऐसी संपत्ति का उपयोगी आयुष्य समय के साथ साथ घटता जाता है और निश्चित अवधि के अंत में उसकी कीमत शून्य हो जाती है। और संपत्ति की अपेक्षित भंगार कीमत घटाने के बाद लागत कीमत को उसके उपयोगी आयुष्य के वर्षों के दौरान घिसाई के रूप में अपने आप लिखित की जाती है। इस परिस्थिति के अनुसार ऐसा कर सकते हैं कि संपत्ति की लागत कीमत या संबंधित संपत्ति की कुल घिसाई दर्शाती है कितनी बार संपत्तियां अमुक समय तक बिना उपयोग में लिए पड़ी रहती है, फिर भी उसके मूल्य में कमी होती है। इस कमी को भी अपने घिसाई कहते हैं। समय अवधि पूरी होने पे जो भाड़ा पट्टा के रखते हैं, भाड़े पट्टे पे कोई भी वस्तु लेते हैं, मतलब ज़मीन खरीदते, मकान है जो उसको उपयोग में लेने के लिए 10 वर्ष का करार किया जाए, तो 10 वर्ष के बाद उसका जो घिसाई का पात्र और उसकी अवधि पूर्ण हो जाती है। दूसरा है कि स्टॉक में कम से कमी। कितनी संपत्तियों की कीमत उस संपत्ति में समाविष्ट किसी वस्तु की मात्रा के कारण होती है। जैसे कि खान, गैस, तेल के कुएं, इस प्रकार की संपत्ति की कीमत उसमें रहे स्टॉक पर आधारित है। जैसे जैसे उसमें से वस्तु की मात्रा निकाली जाती है, वैसे वैसे उसकी कीमत घटती जाती है। उसे घिसाई के रूप में अपने दर्शाते हैं। ऐसी संपत्तियों की मात्रा की कमी के प्रमाण में घिसाई गिनी जाती है। संपत्ति की चुकाई कीमत में से प्रमाण से रकम घिसाई के रूप में अपलिखित की जाती है। अब बाजार कीमत में स्थायी कमी। किसी भी स्थायी संपत्ति की बाजार कीमत में स्थायी कमी होने से जितनी रकम कमी होती है, जितनी रकम कम होती है, उसे अपने घिसाई कहते हैं। दुर्घटना। कितनी बार संपत्ति के उपयोग में कोई दुर्घटना, उपयोग के दौरान कोई दुर्घटना हो तो उसके कारण नुकसान होता है, जिसके कारण संपत्ति की उपयोगिता और उसका आयुष्य घटते, संपत्ति की कीमत घटती है, उसे भी, उस कमी को भी अपने घिसाई कहते हैं। नई शोध खोज और संशोधन के कारण। नई टेक्नोलॉजी और खोज के कारण कितनी बार चालू उपयोग में ली जाने वाली संपत्ति बिन जरूरी बनती है। इस प्रकार कीमत में हुई कमी को घिसाई कहते हैं। नई टेक्नोलॉजी आए तो पुराना जो यंत्र हो वो भी बेकार हो जाता है, उसे भी घिसाई कहते हैं। कुदरती परिवर्तन। बाढ़, भूकंप है, वर्षा है, आबोहवा इत्यादि जैसे कुदरती परिबलों के कारण भी संपत्ति का उपयोगी आयुष्य घटता है और संपत्तियां बिन उपयोगी हो जाती, जिसके कारण संपत्तियों की कीमत घटती है, तो उसे भी अपने घिसाई कहते हैं। अब आगे 6 नंबर का पॉइंट है कि घिसाई की रकम और घिसाई का दर निश्चित करते समय ध्यान में रखने योग्य परिबल। अब संपत्ति की घिसाई विविध परिबलों पर आधार है और वास्तव में और सचोट होता है उतने प्रमाण में ही घिसाई की गणना अधिक वास्तविक बनी जाती है। घिसाई की रकम, घिसाई की गणना, घिसाई का दर निश्चित करते समय निम्न बातों को अपने ध्यान में रखेंगे। पहला तो है कि संपत्ति की लागत कीमत। अब घिसाई की गणना हमेशा संपत्ति की लागत कीमत पर होती है। संपत्ति की लागत कीमत निश्चित करना महत्व का है। संपत्ति की लागत कीमत निश्चित करते समय उसकी खरीद कीमत में संबंधित संपत्ति को उसके उपयोगी स्थल तक लाने का खर्च और पुरानी संपत्ति खरीदी हो तो उसके उपयोग में ले सके ऐसी परिस्थिति में लाने का जो खर्च है उसको जोड़ा जाता है। इसको अपने सूत्र में द्वारा दर्शाएंगे कि लागत कीमत बराबर खरीद कीमत प्लस लाने का या बसाने का खर्च और स्थापना खर्च। अपने कोई भी वस्तु खरीद के लाता है, मानो कि फर्नीचर खरीद के लाया तो उसकी खरीद कीमत, उसको लाने के लिए जो खर्च करना पड़ता खर्च, और उसके बाद में जो यंत्र लाया हो कि मशीनरी हो, मानो कि वॉशिंग मशीन, तो उसको लाने का, खरीद के लाए, उसके अंदर लाने का खर्च किया, फिर उसको रख के उसका लाइट का कनेक्शन डलवाना जो स्थापना खर्च माना जाता है, तो उसके अंदर जोड़ा जाता है, तो उसकी लागत कीमत मिलती है। यदि जो पुरानी संपत्ति खरीद के लाए तो उसकी लागत कीमत, खरीद कीमत, उपयोग, संपत्ति के उपयोग में लिए जा सके उसके लिए किया गया खर्च यानी मरामत खर्च। अब अहमदाबाद की एक कंपनी ने सूरत से एक नया यंत्र 50,000 में खरीदा। इस यंत्र को सूरत से लाने का खर्च 4,000 हुआ।
तो यंत्र को कारखाने में स्थापना करने का खर्च 2,000 हुआ। तो यंत्र का खरीद कीमत कितनी? 50,000। उसको सूरत से लाने का खर्च कितना? 4,000। अरे 54,000 हुआ। 54,000 में जो यंत्र लाया उसको रखने का खर्च 2,000। तो कुल यंत्र की लागत कीमत कितनी हो जाएगी? 56,000 हो जाएगी। अब दूसरा है संपत्ति का अंदाजित आयुष्य। कोई भी संपत्ति खरीदने के बाद कितने वर्षों तक कार्यक्षम तरह से उपयोग में ले सके, उसके अंदाजित समय को संपत्ति के अंदाजित आयुष्य के रूप में अपने जानते हैं। संपत्ति का अंदाजित आयुष्य निश्चित करते समय टेक्निकल बातें, नई खोजों की संभावना इत्यादि को ध्यान में लिया जाता है। अब संपत्ति की अंदाजित भंगार कीमत। संपत्ति के लिए अंदाजे गए आयुष्य के अंत में उसकी मिलने वाली संभावित कीमत को संपत्ति की भंगार कीमत कहते हैं। हिसाब की दृष्टि से भंगार कीमत भी का भी एक अंदाज है। ऐसी अंदाजित भंगार कीमत संपत्ति को लागत कीमत में से घटाने के बाद संपत्ति की घिसाई पत्र रकम निश्चित की जाती है कि संपत्ति की यह रकम घिसाई पत्र रकम को उसके अंदाजित आयुष्य के वर्षों से भाग देने से वार्षिक घिसाई की रकम निश्चित की जाती है। अब संपत्ति का उपयोग। किसी भी संपत्ति की कार्यक्षमता उसके उपयोग पर आधार रखती है। जैसे कि उपयोग अधिक वैसे उसके ऊपर लगने वाले घिसाई की अधिक लगती है। अर्थात कि संपत्ति का आयुष्य समय की अपेक्षा उसके उपयोग पर अधिक महत्व देता है। कारखाने में यंत्र आदि एक से अधिक पाली के लिए उपयोग में लिए जाते हो तो उतने अंश में अधिक घिसाई गिनेंगे। घिसाई के एकम निश्चित करते समय उपयोग संपत्ति का उपयोग या महत्व का परिबल है। संपत्ति सिर्फ ला के रख दो, उसका उपयोग न करो तो उसके ऊपर घिसाई नहीं लगेगी, वो समय के अनुसार लगेगी। पर लेकिन उसका जो उपयोग है, उसका उपयोग जितना ज़्यादा उसकी घिसाई ज़्यादा लगती है। और मरामत रखरखाव खर्च कि संपत्ति की सुरक्षा मरामत खर्च के पीछे योग्य समय में पर्याप्त प्रमाण में रकम खर्च की जाए तो संपत्ति का उपयोगी आयुष्य कार्यक्षमता बढ़ती है। इससे वार्षिक घिसाई कम होती है। इसलिए घिसाई का दर निश्चित करते समय इस बात को ध्यान में लेना आवश्यक है। साथ ही साथ घिसाई की रकम मरामत की रकम के बीच प्रतिवर्ष संतुलन बनाए रहे, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब संपत्ति में विनियोजित पूंजी का ब्याज। अब स्थायी संपत्तियां लोन से खरीदी हो और संपत्ति खरीदने के बाद उत्पादन प्रारंभ न हुआ हो तो वहाँ तक ब्याज संपत्ति की कीमत में जोड़ा जाएगा और ऐसी कुल संपत्ति पर घिसाई गिनी जाती है। नई खोज और संशोधन के कारण वर्तमान युग में सतत नई खोजें और संशोधन होते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अमुक समय के बाद संपत्तियाँ कैसी हो जाती? अप्रचलित बन जाती है और इस समय अवधि को भी अपने घिसाई निश्चित करते समय ध्यान में लेते हैं। अन्य परिबलों में क्या है कि उस ऊपर दशा, उसके अलावा संपत्ति के उपयोग का उद्देश्य, बाजार में कमी की संभावना, दुर्घटना की संभावना, कुदरती कोई आपत्ति हो, कुदरती परिबल के अन्य परिबल भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अपने घिसाई पात्र संपत्तियों के बारे में कि कितनी ही संपत्तियों की कीमत में उसके मर्यादित आयुष्य के कारण कमी होती है, उसे घिसाई पात्र संपत्तियां कहते हैं। कितनी संपत्तियों पर घिसाई नहीं गिनी जाती कारण कि उपयोग का समय व्यतीत होने से उसकी कीमत में कमी होती है। अब अपने सामान्य स्थिति में घिसाई पात्र संपत्तियों के बारे में स्पष्टता कि यदि संपत्ति की खरीदी उपयोग के उद्देश्य से की गई हो, अर्थात कि खरीद बिक्री के उद्देश्य के लिए न की गई हो, ऐसी संपत्ति घिसाई पात्र संपत्ति गिनी जाती है। जो संपत्ति एक से अधिक हिसाबी वर्ष के लिए उपयोग में ली जाती हो तो यह संपत्ति घिसाई पात्र गिनी जाती है। कि हिसाब संपत्ति एक ही हिसाबी वर्ष के उपयोगी
हो तो ऐसी संपत्ति को पूरी रकम घिसाई के रूप में अभिलिखित की जाएगी, और दीर्घकाल की हो तो घिसाई पत्र संपत्ति नहीं गिनी जाती है। संपत्ति का उपयोगी आयुष्य मर्यादित हो तो संपत्ति घिसाई पात्र गिनी जाती है, परंतु जिस संपत्ति का आयुष्य अमर्यादित हो, अर्थात कि उसके आयुष्य का अंदाज निश्चित करना संभव न हो, तो ऐसी संपत्तियाँ घिसाई पात्र संपत्तियाँ गिनी जाती नहीं है। अब उसमें बताया गया है कि मकान है, घिसाई पात्र संपत्ति की सूची अपने दी है कि मकान है, साँचा यंत्र, फर्नीचर फिक्चर्स, फुटकर औजार, पट्टे रखी संपत्तियाँ, वाहन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, खान गैस के कुएं, तेल के कुएं इत्यादि घिसाई पत्र संपत्तियों की सूची में आता है। अब अपने घिसाई की जो भी अर्थ, परिभाषा, लक्षण समझा, इसको लिख कर चौपड़े में लिख देने का है और परिभाषा याद करनी है।